तो एक बात तो ये आई। दूसरी एक बात जो भी मैंने शुरू में कही कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिल्कुल विज्ञान को परिवर्तित कर दिया और उसी ट्रैक पे ले आए जिस पर धर्म आगे से चल रहा था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था, कोई बता सकता है सबसे महत्वपूर्ण उनका क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हालांकि उन्होंने 3-4 ब्राउनियन मूवमेंट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन पे भी पेपर पब्लिश किए थे, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी जो थी सबसे प्रसिद्ध थ्योरी थी। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि समय स्पेस का चौथा आयाम। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि समय स्पेस का चौथा आयाम? अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले विज्ञान ये नहीं मानता था। समय स्पेस का चौथा आयाम है का अर्थ क्या होता है कि जैसे स्पेस के जो 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसी तरह से चौथा आयाम भी है समय। हम लोग समय को चौथे आयाम के रूप में नहीं जानते थे। तो लेकिन एक प्रश्न ये मन में उत्पन्न होता है कि यदि समय स्पेस का चौथा आयाम है तो जैसे हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी आ सकता हूँ, या आप अपने शहर से दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से रीवा आ सकते हैं, तो आखिर एक समय में आगे पीछे क्यों नहीं आ जा सकते? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि हम 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएं, या 5 बजे से 8 बजे तक आ जाएं, 2021 से 2023 में हम आ गए? ऐसा हम सोचते नहीं। हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम 4th डायमेंशन को नहीं समझ पाते। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ पाए और भारतीय ऋषि समझ पाए थे। भारतीय ऋषियों ने बिल्कुल यही बात कही कि टाइम जो है वो स्पेस का 4th डायमेंशन है, और इसीलिए भारत में समय के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में? संस्कृत को क्या बोलते हैं समय को? काल। काल समय के लिए भी और मृत्यु के लिए, दोनों के लिए काल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया, और ये बात हमको समझने में अभी भी कठिनाई होती है क्योंकि हम 4 डायमेंशन हमारी क्षमता नहीं है। अब इसको एक साधारण उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम 3 डायमेंशन समझ सकते हैं। यदि आप किसी कार्य से ट्रेन से किसी शहर जा रहे हो, सपोज करिए, कल्पना करिए आप ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं, तो जब मुंबई आने वाला होता है तो लोग क्या कहने लगते हैं? आपने देखा होगा, सहयात्री बात करने लगते हैं, मुंबई आ गया, मुंबई आ गया, मुंबई आ गया, सामान बांध दो, तैयारी करो, मुंबई आ गया, ऐसा बोलते हैं। क्या मुंबई आता है? मुंबई नहीं आता है, हम मुंबई पहुंच जाते हैं। ये बात हमको आसानी से समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम 3 डायमेंशन समझ पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2023 नहीं आता है, हम 2023 तक आ जाते हैं, तो ये आपको समझने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि हम 4th डायमेंशन नहीं समझ सकते। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों समझ सके? अब आपको एक चीज़ शायद मालूम होगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का मस्तिष्क अभी भी रखा हुआ है लेबोरेटरी में, ये आपको शायद जानकारी होगी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का मस्तिष्क को जब देखा गया तो वो मस्तिष्क का वो वाला हिस्सा जो समय, टाइम स्पेस से रिलेटेड होता है, वो सामान्य मनुष्यों की तुलना में 15% बड़ा पाया गया। और जब ध्यान के ऊपर अब कुछ प्रयोग हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि विज्ञान से हमको प्रयोग करने चाहिए, तो विज्ञान ने जब प्रयोग करके देखा कि ध्यान की स्थिति में मस्तिष्क में क्या परिवर्तन आते हैं, तो उन्होंने देखा कि ध्यान की स्थिति में मस्तिष्क का वो वाला भाग जो टाइम स्पेस से रिलेटेड है, उसी में ज़्यादा सक्रियता पाई गई। इसका मतलब विज्ञान का अनुमान ये है कि संभवतः ऋषियों ने वो ज्ञान जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला, वो ध्यान की अवस्था में प्राप्त किया होगा। तो हम ध्यान के द्वारा भी समय को चौथे आयाम के रूप में समझ सकते हैं। और इसी आधार पर टाइम मशीन के निर्माण की भी अभी बात हो रही है, जो कि आगे लंबे विषय हैं, हम आगे कभी बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऋषियों का वर्णन आता है जो समय में भी यात्रा कर लेते थे। एक पुराण में कहानी आती है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एकादशी मनाई गई थी, देव उठनी एकादशी, दिवाली के आसपास। तो देव उठनी एकादशी क्यों बोलते हैं उसको? कोई बता सकता है? देव उठनी एकादशी क्यों कहा जाता है? देव उठ जाते हैं, और तो देवशयनी एकादशी भी होती होगी, तो वो कब होती है? 4 महीने पहले उसके होती है। तो देवशयनी एकादशी 4 महीने पहले होती है, उसके 4 माह बाद देव उठनी एकादशी होती है। कभी आपके मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा कैसा देवता 4-4 महीने सोते हैं? जो अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हो रही थी, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय रिलेटिव भी है, 4 डायमेंशन है और रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब समय सबके लिए भिन्न होता है। जितना ज़्यादा हम प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, समय हमारे लिए उतना धीमा होता जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ देवी देवताओं के दिन, मनुष्यों के दिन और पितरों के दिन सब अलग अलग बताए गए। पितरों का
जो अभी जो हम कैलकुलेशन हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है उसमें ये बताया गया कि हमारा एक वर्ष देवी देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। तो जिस तरीके से हम 1/3 सोते हैं और 2/3 जगते हैं, हम 8 घंटे सोते हैं और बाकी जगते हैं, उसी तरीके से देवी देवता भी 1/3 सोते हैं और 2/3 जगते हैं। एक वर्ष के बराबर में मतलब वो 4 माह सोते हैं और 8 माह जगते हैं देवी देवता। और जो हमारा एक माह है वो पितरों के एक दिन के बराबर होता है। तो इसलिए जो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो पितरों को भोजन खिलाया जाता है वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो उनका लंच टाइम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषियों को यह ज्ञान था कि समय रिलेटिव है और सबके लिए भिन्न होता है। पुराण में एक कहानी आती है रेवती की कथा, ये शायद आप लोगों ने पढ़ी हो या आगे उसको देखिएगा। उसमें बताया गया है कि रेवती के पिता उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और वो अंत में भटकते भटकते पहुँचते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो जो ब्रह्मा जी उस वक्त गंधर्वों से संगीत सुन रहे थे, तो ये बैठ गए, उन्होंने इंतज़ार किया। जब संगीत समाप्त हुआ तो इन्होंने अपने आयनों का प्रयोजन बताया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी जोरों से हंसने लगे। उन्होंने कहा जितनी देर तुमने यहाँ पर संगीत सुना है उतनी देर में तो पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। जितने योग्य वर तुम कल्पना कर रहे थे पुत्री के लिए वो तो सब उनके कई पीढ़ियाँ समाप्त हो चुकी हैं, पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब खत्म हो गए, क्योंकि समय सबके लिए भिन्न होता है। तो इसलिए फिर पृथ्वी पर ऐसा बताया जाता है कि उस समय के अनुसार उनका जो रेवती का विवाह था श्री कृष्ण के भाई बलराम जी से हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समय रिलेटिविटी का कंसेप्ट हमारे यहाँ हमेशा से रहा और विस्तारित सीमाओं की बात की गई, करोड़ों अरबों वर्षों की बात की गई। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन हम सामान्य मनुष्यों के 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बराबर बताया गया, और इस तरह के 360 दिनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष, और इस तरह के 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी हुई? 3110 खरब 40 अरब वर्ष हम सामान्य मनुष्यों की तुलना में। तो सामान्य स्थिति में तो हम इतनी दूर सोचते ही नहीं हैं। विज्ञान में जहाँ अगर आप बात करें तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में कुछ समय पहले तक कुछ 100 साल कुछ 1000 साल से ज़्यादा दूर की किसी ने बात नहीं की। वहीं हमारे ऋषियों ने हज़ारों करोड़ों अरबों वर्षों की बात की और समय के सूक्ष्मतम बात की, सूक्ष्मतम भाग की बात की। तो इतना जो विशाल समय की गणनाओं की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? विज्ञान से अगर आप देखेंगे तो इतने विशाल समय की सीमा की गणनाओं की आवश्यकता पड़ती है रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसे कैलकुलेशंस की आवश्यकता ऋषियों को पड़ती रही होगी। तो समय भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आधुनिक विज्ञान ने अभी जानना शुरू किया, वो प्राचीन भारतीय ऋषियों को बहुत पहले से ज्ञात था। अब आप एक बात कह सकते हैं कि ठीक है समय धीमा हो जाता है, वो रेवती के लिए हो गया होगा तो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल उपयोग? बिल्कुल प्रैक्टिकल उपयोग है। आप लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल में आजकल आपने देखा होगा कि गूगल मैप भी लोग यूज़ करते हैं कहीं जाते हैं तो जीपीएस सिस्टम एक उपयोग होता है। अब तो गाड़ियों में भी सुनना है कि शायद अनिवार्य होने वाला है सभी गाड़ियों में। तो जब जीपीएस सिस्टम लग जाएगा और आपके मोबाइल में जीपीएस सिस्टम है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पृथ्वी पर पता चलती है। तो वो कैसे पता चलती है? वो पता चलती है जो सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है वो वहाँ से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करके आपको बताता है, उसके द्वारा आपको पृथ्वी पर एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। तो अभी जो वैज्ञानिक हैं उनको ये सारी चीज़ें देखते हुए जिसके आधार पर रिलेटिविटी की थ्योरी के आधार पर जो उस समय में परिवर्तन आता है वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। यदि वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाएंगी, क्योंकि जीपीएस सिस्टम में आपकी लोकेशन कहीं और आएगी, क्योंकि वो जो डिफरेंस आ गया वो कैलकुलेशन में डिफरेंस आ गया। और इसीलिए अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री आते हैं तो जब ऐसा देखा गया है कि जब वो पृथ्वी पर लौट के आते हैं तो उनकी आयु पहले की तुलना में कम हो जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का ट्विन पैराडॉक्स एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है। उसमें उन्होंने कहा कि 2 जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है, एक अंतरिक्ष में जाता है। तो जितना ज़्यादा स्पेस की और वो प्रकाश की गति के नज़दीक जाएगा उतना उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। तो इसलिए जब वो 1 वर्ष बाद लौट के आएगा तो पृथ्वी पर इस बीच उसका भाई जो जुड़वा भाई है वो 100 साल बूढ़ा हो जाएगा। और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा प्रकाश की गति के नज़दीक वो जा सकेगा। और जब प्रकाश की गति के बराबर, हालांकि थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, विज्ञान नहीं मानता कि कोई प्रकाश की गति से भी चल सकता है। तो अगर प्रकाश की गति से भी चलेगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रश्न पूछा कि क्या समय रुक जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने क्लास में जब वो पढ़ते थे स्कूल में तो उन्होंने अपने टीचर से प्रश्न पूछा। तो टीचर ने डांट दिया, क्या फालतू तुम इधर उधर दिमाग दौड़ाते रहते हो,
पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ जो परीक्षा में आने वाला है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी जिज्ञासाओं को जागृत रखें, और हमारे शिक्षकों का, हमारे गुरुओं का भी जो धर्म है वो ये है कि उस जिज्ञासा की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करें। और अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो विज्ञान है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, और जो हमारे धार्मिक ज्ञान है वो नष्ट होता जाएगा।